आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। 23 के आखिर में चुनावी राज्यों के नतीजे को 24 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस लिहाज से सेमीफाइनल में तो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है तो कांग्रेस की करारी हार। छत्तीसगढ़ में तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस इस तरह से हारेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में धमाकेदार जीत को बीजेपी सकारात्मक राजनीति बता रही है, वही कांग्रेस की हार को नकारात्मक राजनीति का नाम दिया गया है। अब सवाल यह है, क्या वाकई में कांग्रेस और विपक्ष की राजनीति नकारात्मक है जिस वजह से वो हार रहे हैं और बीजेपी की 23 में हैट्रिक जीत सुनिश्चित हो रही है। 24 में मोदी की हैट्रिक की गारंटी हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए, देश का भरोसा नहीं जीता जाता। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। मोदी जी सदन के अंदर और सदन की बाहर विपक्ष को ये गाली गलौज करते थे कि आप रेबड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और मोदी जी खुद क्या किया बताओ? तो इसका मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब मोदी जो कथनियां जो करनी नहीं दादा, एक मिनट, लेकिन जब वो घुसे हाउस में लोगों ने कहा ना मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। हाँ, आपकी गारंटी का विश्वास हाँ, नहीं किया मोदी की कल तो गारंटी दे दी है मोदी ने अपने भाषण में। मोदी जी कल गारंटी दे चुके हैं कि ईडी और सीबीआई की और जोर शोर से इस्तेमाल किया जाएगा। वो गारंटी सुन लिया है सब लोग। डरा के, धमका के अगले दिन ये राज चलाने की कोशिश होंगे, ये तय है। हम अपने पैनल पर चले, लेकिन उससे पहले आज देश का सवाल है। आज देश का सवाल है, 3 राज्यों में कांग्रेस की हार, बड़ी बड़ी वजह क्या रही? दूसरा, क्या हर बार भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? क्या सकारात्मक राजनीति बीजेपी की जीत में सबसे बड़ी वजह है? चुनावी राज्यों में हार जीत से किसको क्या संदेश है? ये 3-4 सवाल है। हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल होगा। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं। वंदना सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं। नाहिद लारी खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। और मोहम्मद तौसीफुर रहमान, प्रवक्ता टीएमसी की तरफ से। शिवम, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आज आवाज मिली शिवम आपको? हाँ, आवाज मिल रही है मुझे। शिवम, जब आज प्राइम मिनिस्टर पहुंचे तो अमूमन ऐसा होता है, विंटर सेशन के पहले वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, गजद्वार पे आज थे वो, तो उन्होंने कहा कि साहब जो हमने काम किया है, जो हमारा कमिटमेंट है सारे तबकों को, और जो पॉजिटिव सोच के साथ हम काम कर रहे हैं, ये उसका जनादेश है। विपक्ष को ये समझना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है रजत जी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक एजेंडा तो देना ही पड़ेगा, देश को विकास का एजेंडा तो देना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि नकारात्मक राजनीति करके और तमाम तरह की चीजें कहकर देश के प्रधानमंत्री को जो है टीका टिप्पणी कर ऊंची बातें कर उनको गाली देकर, या फिर समाज में विघटन पैदा कर देश में विघटन पैदा कर आप चाहते हैं कि आप चुनाव जीत जाएं, तो मैं मानता हूं ऐसा नहीं है। भारतवर्ष जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चीजें जिस तरीके से बेहतर हो रही हैं, जिस तरीके से देश में एक ऊर्जा है नई, जिस तरीके से देश में विश्वास है अपने लीडर के प्रति, उसके तहत आपको कहीं ना कहीं चीजों में आगे एक विजन तो देना पड़ेगा देश को, तभी शायद आगे आ पाएंगे। अगर हम बात करें तो मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जाति है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो। इन 4 जातियों के लिए आपके पास क्या मैनिफेस्टो है? इन 4 जातियों के लिए आपके पास क्या उनको देने के लिए है? आप नकारात्मक राजनीति जितना चाहे कर ले, लेकिन अंततः आपको कोई विजन तो देना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है उनकी कि वो ना तो कोई विजन दे पाए
और ना ही जो है किसी भी तरह का एक एजेंडा देश के सामने पेश कर पाए, ना ही किसी को विश्वास में ले पाए और ना ही वोटर को कन्विंस कर पाए कि हाँ वो किसी स्तर पर इस देश का भला कर सकते हैं। मैं मानता हूं ये जीत 140 करोड़ लोगों की तो है ही है, आदरणीय प्रधानमंत्री की जो तो है ही है, भारतीय जनता पार्टी की तो है ही है, ये देश के युवा की भी जीत है, किसान की भी जीत है, महिलाओं की भी जीत है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उनको सोचने की तो आवश्यकता है। और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने तो और भी कहा, और भी काफी कुछ कहा। उन्होंने बोला कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं इस विंटर सेशन को जो है पूरा एक लर्निंग की तरह लें, अपने पुरानी जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, आपकी जो नाराजगी है चुनाव हारने के बाद, उसके आधार पर ना आए, एक सोच विचार करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। तब वो फ्रस्ट्रेशन जो है हार वाली वो संसद के भीतर मत निकालिए। ठीक है डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी हमारे साथ। डॉक्टर अंशुल, जो ये बम्पर जीत है, जो मैंडेट है, और खास तौर से हिंदी पट्टी में, इसके लिए विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करें। वो राज्य जो कहा जा रहा था जहां कांग्रेस की वेव है, वहां बुरी तरीके से हारे हैं। और अगर आप देखिए तो हिंदी पट्टी से बिल्कुल गायब है। 4-4 बार की सत्ता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद भी कांग्रेस हार रही है। इतनी वेलफेयर स्कीम देकर आप राजस्थान में हार रहे हैं। भूपेश बघेल बड़ा चेहरा ओबीसी का, उसके बाद छत्तीसगढ़ भी हार रहे हैं। क्यों? क्या ये जो नकारात्मकता है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उन्होंने कहा ये बात बोलते समय कि मैं एडवाइस कर रहा हूं आप लोगों को, यानी आप उनके लिए आप विपक्ष है, कि अपने विपक्ष को एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ काम करिए। देखिए, बात ऐसी है कि आज से 5 साल पहले 2018 में जब हम तीनों राज्य जीते थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तब क्या प्रधानमंत्री जी नकारात्मक राजनीति कर रहे थे? तब क्या वो एजेंडा नहीं दे पा रहे थे लोगों को? तो ये कहने की बातें हैं जब एक बार कोई चुनाव जीत जाता है, और खासकर नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। तेलंगाना का ता क्यों नहीं निकलता उनके मुंह से? क्यों? तेलंगाना ने क्या नकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है? तेलंगाना के लोगों ने क्या एक नेगेटिव राजनीति को अपना मैंडेट दिया है? साउथ को इस तरह नकार के क्यों रखते हैं नरेंद्र मोदी जी? हर चीज को आप चुनावी नजरिए से ना देखें। देखिए, राजस्थान में तो रवायत रही है कि पलटता रहता है। छत्तीसगढ़ में कुछ एंटी इनकम्बेंसी थी, परेशानी थी, हम लोग हार गए, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में हम लोग नहीं जीत पाए, लेकिन उसमें हमने क्या किया? सबसे ज्यादा हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? लाडली बहना योजना, जो आज से 6 में प्रधानमंत्री बोलते थे कि ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। आज वो लाडली बहना को रेवड़ी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दरअसल बात यह है कि कांग्रेस ने लगातार हिमाचल, कर्नाटक, उत्तराखंड अपने एक पॉलिटिक्स को लेके और राजस्थान के डेवलपमेंट मॉडल को लेके गारंटीज का मॉडल दिया, जिसके चलते मोदी जी को और भाजपा को भी गारंटी का मॉडल देना पड़ा, जन कल्याण का मॉडल देना पड़ा, और उसके बाद वो चुनाव जीतते हैं। आपको एक बात बता दूं, थोड़ा इत्तेफाक, एक बात कह के खत्म कर रहा हूं अंशुल, मैं आपके ही पास, मैं देखिए जी। आपने बोल दिया, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी को प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो है ही नहीं जब आप ठीक से काम करेंगे हर तबके के लिए। कहा ये तो पॉजिटिव एनर्जी है, एंटी इनकम्बेंसी शब्द ही खत्म हो गया। मध्य प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी, आप कह रहे हैं लाडली योजना, छत्तीसगढ़ में कम योजनाएं थी, राजस्थान में कम योजनाएं थी, आप उस योजना का फायदा ही नहीं उठा पाए। जवाब दूं? हाँ दीजिए। मैं जवाब दूं? हाँ देखिए, क्या होता है, चुनाव कोई एक कारण से जीता या हारा नहीं जाता है सबसे पहले। और इन तीनों राज्यों में जहां पे हमारी हार हुई है, हमारा वोट शेयर इंटैक्ट है, 40% के करीब, 41-42% के करीब है। वो 2% स्विंग में जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सीटों का फर्क पड़ता है, जो पिछली बार हम लोग ऑलमोस्ट 1% वोट पे सरकार बना ले गए थे मध्य प्रदेश में, हम पीछे हो गए। तो जब आप कहते हैं कि 40-41% लोगों ने हमें समर्थन दिया है, वो लोग क्या नेगेटिव राजनीति को समर्थन दे रहे हैं? आप मुद्दा भटकाने के लिए और नैरेटिव बनाने के लिए कहां तक जाएंगे? और मोदी जी को खासकर मैं बोलना चाहूंगा कि यदि रेवड़ी पॉलिटिक्स से इतनी दिक्कत है तो लाडली बहना योजना को वो लोग बंद कराएं, उसका ओपनली उसका बहिष्कार करें, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो एंटी करप्शन की बड़ी बड़ी बातें करते थे, अजीत पवार पे आरोप लगाते थे, आज अजीत पवार के साथ सरकार चला रहे हैं। मैं चुनाव किसी भी तरह जीतने के बाद डींगे हाथना नरेंद्र मोदी जी की आदत है, लेकिन वो ये भूल गए हैं। मसला ये है में भी ऐसा हुआ कि आप अभी भी नहीं मानते। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार चलता हूँ नाहिद लहरी खान जी के पास। नाहिद जी, इंडिया अलायंस वाली भी बैठक बुलाई गई है, क्या अखिलेश जी उसमें आ रहे हैं? पहली जानकारी चाहिए। दूसरा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, छोटे छोटे दलों को आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में वोट मिला है। इस बात पर मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा।
तो क्या आज जो ये हिंदी पट्टी की जीत है, ये विपक्ष को एक आईना है कि या तो आप साथ आओ या फिर भूल जाओ। सशक्त मैंडेट है साहब, आप इसमें कुछ कह नहीं सकते कि कांटे की टक्कर है, 1% है। आप छत्तीसगढ़ देखिए, अंशुल वोट परसेंट की बात कर रहे हैं, लगभग 4.5 से 4.5% का स्विंग है। 1% में जहां सरकार हटती बढ़ती थी, 12-13 सीट का अंतर होता था। 15 साल की सरकार थी रमन सिंह की, 5 साल में इतनी एंटी इनकमेंसी हो गई। क्यों हो गई साहब? और 1% का स्विंग नहीं है, 4.5-5% का स्विंग है। विपक्ष को यह सोचना पड़ेगा कि क्या जिस डायरेक्शन में वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो सही है या गलत है। नाइट रजत जी, अगर आप इंडिया गठबंधन की बैठक की बात करें तो निश्चित रूप से देश के युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी उसमें शामिल रहेंगे। इंडिया गठबंधन अपनी तरफ अपनी जगह कायम है ऐसी, और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन एकजुट होकर लोकतंत्र और संविधान और देश बचाने की दिशा में आगे काम करेगा। देखिए, अगर आप बात करें, जो मैं सुन रही थी नकारात्मक राजनीति की बात, तो आप ये समझे कि सत्ता पक्ष की नकारात्मक छवि जो है देश के लिए और खुद उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब आप ये देखिए कि भाजपा के लोग पिछड़े दलितों को गाली दे देकर ये छलावा कर सत्ता में आखिर कब तक बने रहेंगे। अब आप देखिए, आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान की भी आपने बात की, छत्तीसगढ़ की भी बात की, तो ये भी समझिए आप कि छत्तीसगढ़ में तो, राजस्थान में तो खुद आपका चैनल अनेकों बार आपने कहा कि राजस्थान में तो ये टेंडेंसी है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो वैसे हर 5 साल में फिर से सरकार बदल गई, तो इसमें कोई किसी की बातों का या कोई जादू का कोई अजूबा नहीं हुआ कि किसी की बातों का या किसी के चेहरे का। आपने स्वयं बताया, आपके और चैनल ने और हर चैनल ने बताया कि राजस्थान में टेंडेंसी हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है वहां पर। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले भी थी। हाँ, मैं जरूर कहूंगी कि छत्तीसगढ़ में इनका अचीवमेंट हो गया, लेकिन अगर राजस्थान की आप लोग कहां जा रही हैं अभी भी? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं शायद 2-3 गेम खेलता हूं स्पोर्ट्समैन की तरह। अगर मुझसे बेहतर कोई खेलता है नाइट, तो हम लोग कहते हैं वेल प्लेड, और कई बार सीखने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं साहब ये हमें बता दो क्या है। एज अ पॉलिटिशियन नाहिद, अगर कोई व्यक्ति आउट ऑफ द वे जाके जीत रहा है, आउट ऑफ बॉक्स, पहली बात एक सीजन पॉलिटिशियंस को, आप लोग प्रवक्ता हैं, माननी चाहिए कि हाँ बॉस ये जीत। सिर्फ ये बोल देना कि छत्तीसगढ़ जीत गए, मध्य प्रदेश में जीत गए, कहीं नहीं, सुनिए, आपको पहले तो मानना पड़ेगा नहीं साहब अगला जीता है। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस की जीत है, जमाने बाद किसी रीजनल छत्रप को हटाकर बिना अलायंस के कांग्रेस पार्टी सरकार में आई है। वायएसआर जाने के बाद तेलंगाना बनाया था, पूरी पार्टी खत्म हो गई थी तेलंगाना आंध्रा से, लेकिन अपने दम पर वापस आए रेवंत रेड्डी। बोलना है जो चीज सही है सही है। वैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, राजस्थान में मानता हूं आप हटा दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो जीत है वो अनप्रेसिडेंटेड है। आ रहा हूं वंदना के पास, एक मिनट वंदना, अब मैं तो जवाब एक मिनट नहीं आ रहा हूं, एक मिनट नहीं आ रहा हूं, नहीं एक मिनट आ रहा हूं, एक ओपन कमेंट वंदना के पास, बोलने का मुझे एक मिनट आ रहा हूं, नहीं हर बार की तरह नहीं है कि आप चाहिए आप ही, एक मिनट आ रहा हूं वंदना के पास। वंदना, और फिर मेरी बात, आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। क्या विपक्ष को एक मैसेज है प्रधानमंत्री का कि वो तो कह रहे साहब आप आइए मिलके काम करिए, वो कह रहे हैं अगर हम 10 कदम बढ़ा रहे हैं तो 12 कदम आपको भी बढ़ाना पड़ेगा, और पार्लियामेंट सेशन है उनका, आप जितना अच्छा काम करेंगे जनता में उतना अच्छा मैसेज जाएगा। वंदना, देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ उनके 3 राज्यों के विजय पे, और कांग्रेस को भी कांग्रेचुलेट करती हूँ तेलंगाना के विजय पे। लेकिन मैं साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी से ये होप भी करती हूँ कि जिस वादों के साथ उन्होंने चुनाव जीता है, चाहे वो लाडली योजना हो, चाहे वो 450 रुपए में गैस एलपीजी देने का उनका योजना हो, उसमें वो खरे उतरे। मैं तो ये भी कहूंगी कि सिर्फ 450 रुपए में सिर्फ वो यहाँ पे ही गैस सिलेंडर ना उपलब्ध कराएं, बल्कि पूरे देश में कराएं। ये चीपर जो एलपीजी है वो पूरे देश में मिलना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 2014 के मैनिफेस्टो की तरह सिर्फ वो मैनिफेस्टो ही ना बना रह जाए, तो उसको वो इम्प्लीमेंट भी करें। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सिर्फ यूज ना करें इन वादों को, उन वादों को भी इम्प्लीमेंट करें। और साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी ये भी ना भूले कि कर्नाटका में उन्होंने 31 सीट भी लूज किए थे, या आंध्रा में मोदी जी के खुद के कैंपेन के बाद उन्होंने 173 सीटें लूज करी हैं। तो मेरा इतना कहना है कि यदि किसी वादे के साथ वो आए हैं, यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री वो कहते रेवड़ी बांटते, वो रेवड़ा बांटने का यदि उन्होंने ये उठाया है बीड़ा,
तो उन वादों को वो निभाएं। सिर्फ वादा 2014 के मैनिफेस्टो की तरह उनके पास रखा ना रह जाए, तो मेरा इतना कहना रहेगा। बाकी जहां तक रहा कि आगे आने वाले इलेक्शन में इंडिया अलायंस है, अभी 6 दिसंबर का भी डेट भी सुनिश्चित किया गया, उसमें स्ट्रेटेजी बनेगी। तौफीर रहमान के पास, तो फिर विपक्ष के लिए एक बड़ा चैलेंज है, आप लोग एक साथ आ जाइए, वो ठीक है, रणनीति तय हो जाएगी, लेकिन जो मैंडेट है बीजेपी को इस वक्त वो बिल्कुल हाईवे वाला है साहब, आप पकड़ ही नहीं पा रहे गाड़ी कहां जा रही है। नहीं, देखिए बात सही है। मैं पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा गेम खेला और आपने कहीं ना कहीं लोगों को एक जमात में लाने की कोशिश की और इसमें आप सक्सेसफुल भी हुए। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है सर कि शिवराज चौहान को इसका क्रेडिट क्यों नहीं दी जा रही है। क्रेडिट देनी चाहिए उनको, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मगर आपको मैं अगर इनके लॉजिक से अगर मैं बात करूं सर, तो 2018 में ये लोग बहुत से क्षेत्र हार चुके थे, मगर फिर भी मोदी सेंट्रल में आए कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर आज 3 राज्य ये जीतते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2024 की चुनाव ये लोग स्वीप कर देंगे। लॉजिक की बात कर रहा हूं, इनकी लॉजिक दे रहा हूं। अगर आप पहले हार के जीत सकते हैं तो आज आप जीत के भी हार सकते हैं, लॉजिक वाली बात हुई। और कल जो मध्य प्रदेश में जो ये सबसे बड़ा तूफान आया, क्योंकि देखिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वाली बात थी। मैं भी जानता हूं कि कांग्रेस स्वीप नहीं करने वाली थी, मगर कांग्रेस हारेगी ये नहीं पता था। सेम लाइक छत्तीसगढ़ में तो ऐसा माहौल था कि मतलब आंख बंद करो और डब्बा गायब, कांग्रेस आने वाली है, मगर आ नहीं सकी। बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, मगर आप क्रेडिट नहीं दे रहे। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राजस्थान अगर हारती तो हारता कौन? शिवराज चौहान और नड्डा हारते। मगर आज ये तीनों राज्य में इन लोगों की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ मोदी मोदी मैजिक दी जा रही है। अरे इनकी तो प्रशासन कर दीजिए, एक बार ताली बजा जवाब दे दीजिए, क्यों विपक्ष ने 2-3 चीजें कही हैं। पहला, जो वादे आपने किया है रेवड़ी कल्चर पर, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता वंदना। दूसरा, तौसीफुल भाई कह रहे हैं कि साहब जो राज के लीडर उनको क्रेडिट तो दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आपने शुरुआत की नेगेटिविटी से, मतलब विपक्षी नेगेटिव छोड़ दें ऐसा हो सकता है क्या? वो तो उनकी यूएसपी है। सबसे पहला, अखिलेश यादव जी को आज मैं पढ़ा था, उन्होंने लिखा कि तमाम देशों में जो है महीनों महीनों चुनाव होते हैं और महीनों महीनों फिर जनगणना होती है, तो ईवीएम से क्यों चुनाव होता है, मतलब बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं होता। यही बात कही गई राशिद अलवी की तरफ से। कमाल की बात है कि बेशर्मी का स्तर यह है कि राज्यों में आप जीत जाएं, बहुत बढ़िया, कर्नाटक और हिमाचल में जीत जाएं, ईवीएम बहुत बढ़िया, इवन तेलंगाना सेम चुनाव हुआ है, सेम टाइम पे हुआ है, सेम ईवीएम से हुआ है, वहां जीत जाएं तो बहुत बढ़िया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे ही जीतती है आ जाता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, अगर जीती है तो छल से जीती है। ये तो इनकी मानसिकता है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्ट। दूसरी बात, मोदी जी ने 2014 में वादे किए थे, मोदी जी ने 19 में किए थे। अरे हमारे वादों पर ही जनता ने विश्वास किया है, आप उसका लिटमस टेस्ट नहीं हो सकते, जनता उसका लिटमस टेस्ट है। जनता ने उनको एक्सेप्ट किया, जहां हम राज्यों में नहीं थे वहां हमारे वादों पर विश्वास किया, और जहां हम राज्यों में थे हमारी सत्ता पर हमारी जितना भी मेहनत थी, हमारा जितना भी काम था, उस पर विश्वास किया है कि हम उसको रिपीट करेंगे, तो जनता हमें लेकर आई है, ऐसे ही नहीं लेकर आ गई। तीसरी बात, बहुत ही आसानी से कह दिया गया, अरे कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है, राजस्थान में तो रिवाज बनता है तो रिवाज है तो क्या। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तो देखिए वो उनकी सरकार थी ही, सरकार तो उत्तर प्रदेश में भी जी आपकी थी 2017 तक, लेकिन बावजूद उसके राजेश भाई मुझे बस 30 सेकंड आ रहा हूं, तौफीक भाई बोलने तो दीजिए। तीसरा, इन्होंने कहा कि भाई क्रेडिट नहीं दे रहे। कौन कह रहा है क्रेडिट नहीं दे रहे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया। एक तो शिवराज जी सीएम रहेंगे से लेकर, कमाल की बात है, विधायक से लेकर सांसद से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर अध्यक्ष जी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सबका इतना शानदार काम रहा कि जिसकी वजह से हम सरकार में लौट। ठीक है, नहीं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं, नहीं एक मिनट आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। शो खत्म होने पे अगर आपका समय 1 सेकंड भी कम होगा तब आप बोलिएगा, एक्सटेंड कर दूंगा टाइम, भरोसा रखिए और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में है। आ रहा हूं, एक बार अंशुल को जोड़ ले। अंशुल, क्विक रिस्पॉन्स। शिवम कह रहे हैं कि साहब नकारात्मक राजनीति ये है कि आप लोगों ने, विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया, ईवीएम पर सवाल उठा दिया। कहा तेलंगाना आप जीते हो तब ईवीएम ठीक है। पहली बात कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाया, इसलिए ये जो कहने की बातें हैं जो एक मिनट के बीच में आए। अंशुल, राशिद अलवी साहब आपके ही पार्टी के नेता हैं, एक मिनट सुन लीजिए, बयान हो सकता है, पार्टी का बयान नहीं है। जब तक पवन खेड़ा जी या हमारे जयराम रमेश जी नहीं बोलेंगे वो पार्टी का मत नहीं होता है। ऐसे तो
8-9 में चुनाव आने के बाद अडवाणी जी ने भी बोला था, जीवीएल नरसिम्हा राव ने बताया, किताब लिखी है बातें करके कि ईवीएम से डेमोक्रेसी खतरे में। खैर वो छोड़िए, वो उनके निजी मत है, शायद से भाजपा उस समय मानती होगी। खैर चलिए ठीक, मैं शिवम ठीक है, मैं इसमें इनको डिस्काउंट आप दे दीजिए कि राशि दल भी फिलहाल प्रवक्ता नहीं है, उन्होंने कहा वो उनकी निजी राय हो सकती, ठीक है, एग्रीड। आ रहा हूं, अंशुल आ रहा हूं, शिवम एक मिनट आ रहा हूं, एक अगले पड़ाव की तरफ चलना है, थोड़ा उसको समझना जरूरी है अंशुल के पास। अंशुल, जो वेलफेयर स्कीम्स अशोक गहलोत साहब ने राजस्थान में चलाई, वो लोगों ने कहा कि वन ऑफ द बेस्ट है, चाहे वो सिलेंडर्स की हो, वुमेन एम्पावरमेंट की हो या फिर स्वास्थ्य की हो। राजस्थान में फिर कहूंगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन राजस्थान से इसीलिए बनी, वरना कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं, कहा साहब 5-5 साल का कार्यकाल, एक्सपेक्टेशन इस काम से बनी। और उसके बाद जो एक केमिस्ट्री दिल्ली ने कोशिश करी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बन जाए, और बनी भी चुनाव के वक्त, उस पर एक्सपेक्टेशन है कि नहीं साहब राजस्थान में भी कांटे की टक्कर। मध्य प्रदेश में एक्सपेक्टेशन इसलिए ज्यादा थी कि एंटी इनकम्बेंसी है, पिछली बार सरकार तोड़ ली गई थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन आप देखिए जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान की थी, वो उनको मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी हटा दे रही है और बेनिफिट कर रही है। पहला, वही चीज आपकी गारंटीज जो है वो राजस्थान में आपको गारंटी जीत की नहीं दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो प्रोपेलिंग पावर की तरह, जब वो उतर जाते हैं तो मान लीजिए कोई आदमी 60, 70, 75 तक संघर्ष कर रहा होता है तो उसको वो प्रोपेल करके पूरा 100 कर देते हैं। अंशुल, देखिए मैं ये बोलूंगा कि मेरे को यदि आपकी ये वाली थीसिस माननी पड़ेगी तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मोदी का नाम लेवा साउथ में कोई है ही नहीं, तेलंगाना में उन पर कोई भरोसा नहीं करता, कर्नाटका में, मद्रास में, तमिलनाडु में कोई नहीं करता। इस तरीके से आकलन राजनीति के नहीं होते। राजस्थान में हमारा वोट कम हुआ करता था, लेकिन हमारा जैसा परफॉर्मेंस रहा, हमारा वोट स्थिर रहा। जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हुए, जो बागी खड़े हुए, उनके और जो अन्य छोटी पार्टियां थी, वहां पे वोट स्प्लिट हो गया, जिसके चलते हम लोग सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बोला कि जहां कुछ साल पहले तक, कुछ महीने पहले तक रेवड़ी रेवड़ी चिल्लाते थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तिजोरियां खोल दी और 3000 रुपए प्रतिमाह जो है लाडली बहनाओं को देने के लिए बोला। तो खुद के जो उनके उसूल थे उससे पहली बार नहीं, बहुत बार उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। अब होता है मध्य प्रदेश में होता यह है कि दोनों पार्टियां 40, 41, 42% के आसपास रहती हैं और 2% या 1.5% के स्विंग में खेल हो जाता है। तो पिछली बार 1-1.5% के स्विंग में सरकार बना लिए थे और इस बार उन लोगों का लाडली बहना और हमारे कुछ टिकट जो प्रॉब्लम्स हुई थी और जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था उससे उनको स्विंग मिल गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, यदि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े जा रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान को आप घर बिठा दीजिए, क्या मतलब है उनका? और तेलंगाना में फिर मोदी का कोई मैजिक नहीं है। इस तरीके से नैरेटिव बिल्डिंग मत करिए। कोई भी चुनाव जीतने या हारने के बहुत सारे कारण होते हैं। 12 सिटिंग मिनिस्टर बीजेपी के हारे हैं मध्य प्रदेश में, ये कोई नॉर्मल बात है। 17 कांग्रेस के हारे राजस्थान में। नहीं, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। 17 हारे राजस्थान में, नाराजगी नहीं थी या प्रो छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम चुनाव हार गए। क्या है मेरी बात सुनिए, प्रो जो बोलते हैं कि प्रो इनकम्बेंसी थी तो 12 मिनिस्टर कैसे हार गए? बहुत सारे छोटे छोटे चीजें होती हैं जिससे बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो आ रहा हूं। आप हर चीज को मोदी, अच्छा हुआ तो मोदी, हारे तो नड्डा, ये बहुत गलत बात। ये नड्डा जी और शिवराज सिंह चौहान जी के साथ अन्याय है। ठीक है, नाइट मुझे लगता है कि मोदी की नैरेटिव ये जो परिणाम है, आ रहा हूं नाइट के पास। नाइट, ये जो परिणाम आए हैं, ठीक है, मैं मानता हूं राज्य के चुनाव और जनरल इलेक्शंस अलग अलग होते हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपना माहौल बना देते हैं। आप आज देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 10-55 पर लोकसभा गए तो जितने एमपी थे सब सीट पर खड़े थे। वो कह रहे साहब मोदी की गारंटी है, दुनिया मान रही है। दूसरा कहा तीसरी बार मोदी सरकार। ये जो माहौल है ये तो टोन सेट करेगा ही करेगा। अगर अभी विपक्ष भी जीत गया होता तो वो कहता कि साहब देख लीजिए आज लोकसभा कराइए, मोदी जी की 100 सीट नहीं आएंगी। लेकिन अगर बीजेपी जीती है तो वो भी तो माहौल बनाएगी कि साहब कोई चुनाव ही नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं कहीं। नहीं रजत जी, आपने हाउस की बात की तो देखिए भारत के इतिहास में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ कि हाउस में सत्ता पक्ष खड़े होकर इस तरह से नारेबाजी करे और वहां तक, यहां तक कि मंत्री खड़े होकर नारेबाजी कर रहे। तो अब ये जाते जाते, सत्ता से जाते जाते बीजेपी ने ये भी एक नया सिस्टम शुरू कर दिया कि सत्ता पक्ष जो है हाउस में नारे लगाए। अभी देखिए जिस तरह से
बीजेपी के प्रवक्ता जो त्यागी जी, वो माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में बोल रहे थे। अरे त्यागी जी सहित समस्त बीजेपी को दरअसल माननीय अखिलेश यादव जी का 110 डिग्री का बुखार चढ़ा है। और जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मुसलमानों का आह्वान किया, उनके क्रांति का बिगुल फूका है, जब से ये जो बुखार जो चढ़कर 120 डिग्री पहुंच गया। अभी 2024 के चुनाव में जनता इनका बुखार उतारेगी। देखिए, अगर आप तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में तो बीजेपी फाइट में ऐसे बहुत दूर थी। वहां तो इनकी फाइट एआईएमआईएम से हो रही थी, तीसरे नंबर की फाइट हो रही थी कि हम तीसरे नंबर पे रहेंगे, कि हम तीसरे नंबर पे रहेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम को हरा दिया, तो बीजेपी के लोग भी बोल रहे हैं कि वो तेलंगाना में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी तो यही हुआ। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी गठबंधन की तेज तर्रार नेत्री पल्लवी पटेल ने सिटिंग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा दिया, तो बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तेलंगाना की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले कि अरे हम 1 से बढ़कर 8 हो गए, 1 से बढ़कर 8 हो गया। अरे 1 से बढ़कर 8 कोई आंकड़ा है? उत्तर प्रदेश में तो हम समाजवादी पार्टी 2017 में हमारी 46 सीटें थी, हम बढ़कर 125 पहुंच गए। बीजेपी की जीती हुई हमने 80 सीटें छीन ली। इस पर कोई चर्चा नहीं होती है कि हाँ समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी से डर है, घबराहट है, थर्राहट है। तो आप ये समझिए रजत जी, जिस प्रकार से अभी चुनाव हो रहा था, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां मोदी वर्सेस बघेल था, राजस्थान में मोदी वर्सेस गहलोत था, मध्य प्रदेश में मोदी वर्सेस कमलनाथ था। तो ये तो स्थिति है बीजेपी की। ये परिवारवाद की बात करते हैं तो अभी तो एक न्यूज चैनल बता रहा था कि मध्य प्रदेश में सिंधिया के चीफ मिनिस्टर बनने का संभावना है, और राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे उनकी बुआ का चीफ मिनिस्टर बनने का संभावना है। और गोली मारो का नारा देने वाले हिमाचल प्रदेश, वो अपना स्टेट नहीं जिता पाए। नड्डा जी खुद अपना स्टेट नहीं जिता पाए। आप बीजेपी बार बार कह रही है अरे 2024 का हमने नैरेटिव सेट कर लिया। अरे इसी 2023 में भी तो कर्नाटक चुनाव हुआ, बुरी तरह से हारे। और किस बेसिस पर हारे? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हारे कि भ्रष्टाचार चरम भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबी है भाजपा। खुद इनके केंद्रीय मंत्री के बेटे का वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का वीडियो सामने आया। तो भ्रष्टाचार की तो ये बताइए 24 का माहौल इन चुनावी नतीजों से बनता है या नहीं बनता? ये बताइए। आप वीडियो पे आ गई, परिवारवाद। मैं सवाल आपसे पूछूंगा, फिर आप कहेंगे आप मुझे समय नहीं देती। मैंने कहा 24 का माहौल 23 के सेमीफाइनल से बनता बिगड़ता है या बिल्कुल अलग? इस पर राय बताइए। मैं आपको आप ही के चैनल की बात बता रही हूँ कि आपका चैनल सहित सारे चैनल बताते रहे कि ये जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव होंगे, और खासतौर से इन चुनाव से पहले सारे चैनल बताते रहे कि ये विधानसभा के चुनाव अलग होते हैं और लोकसभा का चुनाव अलग होता है। इसका रिजल्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा 2024 के। मैंने आपकी बात मान ली। एक बार शिवम को जोड़ ले। शिवम, क्या इससे एक टोन सेट हो रही है 24 के चुनाव पे? मैं फिर कहूंगा विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग अलग है, लेकिन क्या इससे टोन सेट होती है? आ रहा हूँ अंशुल, आ रहा हूँ, एक मिनट। नाहिद आ रहा हूँ। नहीं देख, एक मिनट नाहिद, पूरा समय दिया, एक मिनट। ठीक है, अब एक बार शिवम रिप्लाई कर दीजिए। रजत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तीनों के सवाल हैं और आपका भी चौथा है, तो मुझे प्लीज थोड़ा सा समय दीजिए। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि नाहिद जी ने कहा कि अखिलेश जी से डरे हुए। अरे बहुत डरे हुए भैया, हम आपसे बहुत डरे हुए। 2-2 बार आप सरकार में नहीं आते, एक स्कूटर पे आपके सारे सांसद आ जाते हैं। एक जमाने में जो इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बहुत डरे हुए हम आपसे। आपसे डर का मैं बता ही नहीं सकता कितने डरे हुए हम अखिलेश जी से। राहुल जी से, उनसे भी बहुत डरे हुए हम, प्लीज बहुत डरे हुए हैं। राहुल जी से भी बहुत डरे हुए हैं। एक आदमी 135 साल पुरानी पार्टी को जीरो कर दिया, आने वाले टाइम में डबल डिजिट में भी सरकार उनकी पार्टी रह जाए, बहुत बड़ी बात है। बहुत डरे हुए हैं जी हम आपसे। और इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सारी चीजें हुई हैं, और हारने पे वो और जीतने पे वो, आज भी और ऐसे दे दिया वैसे दे दिया। अब चुनावी कैंपेन मोड में नहीं हो मित्रों, बाहर निकलो इससे, गेट ओवर इट। इंट्रोस्पेक्ट करना है कि भाई हारे कैसे, लेकिन नहीं, उन्होंने ये दे दिया, उन्होंने ऐसे दे दिया, उन्होंने वैसे कह दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने वैसे कर दिया। सबने सब कुछ किया भाई, जो जैसे कर सकता था किया। कोई किसी को चिरकुट कह रहा था, कौर कह रहा था, कोई कह रहा था कौन अखिलेश, कोई किसी को गाली दे रहा था, कोई प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था। आप इन्हीं सब चीजों को लेकर खुश रहिएगा, इसी में प्रसन्न होइएगा। इसको ये रजत जी देखिए ना, 3 आदमी भी और 2024 में सत्ता हाथ से खिसक जाएगी, आप ऐसे खुश होते रहिएगा, ताली बजाते रहिएगा। रजत जी नाहिद जी देखिए, मैं एक मिनट शिवम, एक मिनट, ये मेरी जिम्मेदारी है। नाहिद जी देखिए, हर आदमी अपनी टर्म 8,000 करोड़ के जहाज से उड़ते रहिए और ताली बजाते रहिए। फिर आप परेशान मत होइएगा। देखिए बात समझ लीजिए नाहिद जी,
फिर आप गुस्साती कहती हैं अब मैं जा रही हूं। अब आप उनके समय के बीच में आ रहे हैं। 4 प्रवक्ता विपक्ष के, 1 पक्ष का। मैं सबको बराबरी से समय देने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप ये करेंगी तो उनका समय जायज होगा, फिर वो भी नहीं बोलने देंगे। या तो ये तय कर लीजिए मैं बिल्कुल बीच में पढ़ूंगा नहीं, और ये गलती आपकी ना जी। शिवम कंप्लीट करिए, उसके बाद वंदना आपके पास और तौफीक आपके पास। तो यही एक बात है, आप आज भी इस तरीके की नेगेटिविटी में ही फंसे हुए हैं कि किसने क्या किया, क्या प्रॉमिसेस किए, क्या नहीं किए। भाई जहां हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार लाए भी, और जहां हमारी सरकार थी हमने उसको रिपीट भी किया। यानी कि दोनों स्तर पर जनता ने बात की। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, चुनाव कोई मैथमेटिक्स का विषय नहीं है, चुनाव केमिस्ट्री का विषय है। केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। चुनाव कोई लॉजिक का विषय नहीं है, जो आप ये लॉजिक लगा के ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, मैजिक का विषय है। मत मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिल्कुल मत मानिए। हम आपको क्या कहते हैं, हम आपको 2012 से कहते हैं। अरे कौन जानता है नरेंद्र मोदी जी को गुजरात के बाहर? कौन जानता है, कौन है वो? कोई नहीं जानता उनको। आकर हमारे यहाँ चाय बेच सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, चाय पिला सकते हैं। देख लीजिए कौन है नरेंद्र मोदी जी। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग है, वो तो भारतीय जनता पार्टी मॉडरेट नहीं करती। सारी दुनिया में सबसे बड़ा नेता तमाम एजेंसीज बताते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा मुझे टाइम मेरे बीच में शुरू। फिर उसके बाद अलावा अगर मैं बात करूं, तमाम राज्यों में हम जाते हैं, हम इस चीज को नहीं लेते कि हारेंगे या जीते। हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करते हैं। हर एक राज्य में जाकर रैलियां करते हैं, हर एक राज्य में जाकर सभा करते हैं, हर एक राज्य में जाकर रोड शो करते हैं, उसके बाद जीत कर आते हैं। अब आप इसको कहने लगे नहीं ये तो बहुत छोटी जीत है, नहीं ये तो बहुत बड़ी जीत है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश को ना बांटिए मत आपस में। अटक से लेकर कटक तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है। जहां तक साउथ की भी बात है, तेलंगाना में हमारा वो शेयर भरा है, तो बात आप डिनाई नहीं कर सकते। आ रहा हूं, एक मिनट। अखिलेश जी की पार्टी भी तो ऐसे ही दम भरती है ना कि भाई पिछले चुनाव के मुकाबले हमारी ठीक है, आ रहा हूं। एक बार तौफीक रहमान जी को जोड़ लेते हैं। राजनीति 10 सेकंड और दे दीजिए। राजनीति में जो ग्रोथ होती है वो इसी तरीके से होती है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई, उससे पहले अटल जी के समय में आई, फिर 13 दिन का उससे पहले आई थी, उससे पहले 13 महीने के लिए आई थी। राजनीति में मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन अगर विचारों में नेगेटिविटी और नकारात्मकता और सिर्फ क्रिटिसिज्म होगा और एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं होगी, तो आप कीजिए आने वाले समय में भी आपका यही हाल होना है। ठीक, तौफीक रहमान। तो भाई मैं, ठीक है आप बंगाल में हो, लेकिन जो देश है उसने ये चुनाव परिणाम देखे, उत्सुकता होती है। आप किसी भी इलेक्शन को देखिए तो देश देखता है कौन जीता, कौन हारा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा। एक हिंदुस्तान के हर कोने में उस दिन आप देखोगे तो व्यूअरशिप न्यूज चैनल की सबसे ज्यादा होती है। पहला जी। बस ठीक है। जब कोई व्यक्ति जीतता है तो उसके पार्टी मेंबर्स होते हैं। मान लीजिए बंगाल में भी बीजेपी की यूनिट है, जब आप यहां जीतेंगे तो वो सेलिब्रेशन वहां पर भी हो। जब लोकसभा के लिए प्रचार होगा, नेता आएंगे तो बताएंगे कि देखिए साहब अभी ये 3 थे। कोई एंटी इनकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, सेंटर के काम के खिलाफ। ये क्या होती है, एक पुश देती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। हैड इट बीन कि कांग्रेस और अलायंस 2 बड़े राज्य जीत जाती मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो विपक्ष भी कहता है कि साहब है ही नहीं कुछ, यही तो जनता है जो लोकसभा में वोट करेगी। देखिए साहब क्या हाल हुआ है, आप आज चुनाव करा लीजिए 100 सीट आएंगी। ये एक पुश होता है और एक पर्सपेक्टिव क्रिएट किया जाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, बीजेपी भी करेगी, इसमें कोई गलत नहीं, और शुरू कर देगी कि साहब हम तो जीत रहे हैं 24 में। इसीलिए नारा लग रहा है तीसरी बार भी मोदी सरकार। तौफीक नहीं रजत भाई, देखिए जाहिर सी बात है कि एक ये बहुत बड़ा बूस्ट है। देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं टीएमसी को रिप्रेजेंट करता हूं, स्पोक्स पर्सन हूं उनका, मगर प्रैक्टिकल बात जो है ये वाकई में बूस्ट करता है कि आप 3 राज्यों से जीत कर आए हैं। मगर ये आगे वाले चुनाव में कितना डिफरेंस रखता है या कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है रजत भाई। अभी आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए लॉजिक अगर आप दीजिएगा तो मैं भाजपा का लॉजिक देना चाहता हूं। हाँ। दिल्ली बंगाल इलेक्शन जीती, दिल्ली में इलेक्शन जीता, मगर क्या हुआ, बंगाल में 18 सीट एमपी की भाजपा की आई और दिल्ली भी स्वीप करते हुए चले गए। उनको हो सकता है पब्लिक का ये रुझाव हो कि भैया हमें आपको यहां रखना है, सेंट्रल में मोदी को रखना है। मगर ये भी तो हो सकता है कि इस बार रुझाव बदल चुका हो कि भैया आप यहाँ पे काम करिए हमारे साथ, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप रीजनल में हमारे साथ अच्छा काम करिए, सेंट्रल को छोड़ दीजिए, क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा, हम सेंट्रल में बदलना चाहते हैं आपको। ये भी हो सकता है। आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि रीजनल में आप जीत गए तो वहां भी जीत गए, तो हर जगह डबल इंजन की सरकार तो नहीं हो सकती है। हो सकता है सरकार एक ही हो, जैसे आज हम फेस करते हैं। हमारे ऊपर जितना अत्याचार होता है कि हमारे को सेंट्रल से फंड मिलना बंद हो जाता है, हमारे ऊपर ईडी आ जाती है, सीबीआई हो जाती है। मगर सबसे अच्छी बात रजत भाई ये है कि मैं
मुबारकबाद देना चाहता हूं फिर से कि मध्य प्रदेश ने वाकई में बंगाल गवर्नमेंट को फॉलो किया, क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट ने 2020 और 21 में शुरू किया था लक्ष्मी भंडार, रूपाश्री और कन्याश्री, और ये लाडली बहना हूबहू 2023 मार्च 5 को शुरू हुआ था। 7 महीना हुआ है, मगर इसका जो विकल्प था ये काफी प्रभावशाली पड़ा मध्य प्रदेश में, और मेरी मां बहनों ने मध्य प्रदेश में इसी को देख के वोट दे दिया। तो ये अच्छी बात है। अगर आप बंगाल के आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाह रहे हैं, बंगाल के स्कीम्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप डिनाई करते, मगर आप ये दो स्कीम अगर आप देखेंगे तो ये हूबहू सेम है। एक बार तो मैं अंशुल को कहना जोड़ चाहता लेते हैं। हूं वंदना आ रहा कि हूं आपके भाजपा को अपने नए स्कीम्स को भी लेकर आना ठीक चाहिए। है, मैं आऊंगा इसमें कि स्कीम्स, वेलफेयर और रेवड़ी कल्चर अंतर क्या है। एक बार अंशुल के पास। अंशुल, जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया था, आपने देखा होगा कि 20 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी लोकसभा में जीती और यूपीए 1 यूपीए 2 कंटिन्यू हुए। क्या आज भी देश में राजनीति का दौर 20 साल पुराना वाला है? तेलंगाना की जीत के लिए आपको बहुत बधाई। जब से बना पहली बार आप आए, आप ही ने तेलंगाना बनाया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं नॉर्थ और साउथ में, जो कार्तिक चिदम्बरम जी ने किया मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आप अगर मैं मतलब पॉलिटिकली इनकरेक्ट हूं तो प्लीज करेक्ट भी कर सकते हैं आप, मुझे कोई अफसोस नहीं उसमें, कि जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती, अगर आपको नॉर्थ इंडिया का मध्य प्रदेश मिल जाता जहां एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी, राजस्थान रिपीट कर लेते, या छत्तीसगढ़ तेलंगाना 2 स्टेट हो जाता। अगर एक स्टेट हिंदी बेल्ट का और एक साउथ में नया स्टेट आपको मिलता तो मामला थोड़ा बराबरी का होता, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने कई लोगों से बात करी, लोग कहते थे कि इसमें से अगर एक कोई बड़ा स्टेट मध्य प्रदेश राजस्थान में से मिलता या छत्तीसगढ़ में मिलता तो मामला ओके टाइप का होता। अंशुल, देखिए, आदर्श स्थितियों को लेके अटकलें लगाने का राजनीति में और जिंदगी में ज्यादा मतलब नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जो जीतेगा उसको एक मनोबल मिलेगा, लेकिन जयराम रमेश जी जो कह रहे हैं कि एक डीकपलिंग है स्टेट पॉलिटिक्स में और नेशनल पॉलिटिक्स में। पिछली बार स्टेट पॉलिटिक्स में वो लोग जीते थे, तीनों स्टेट जीते थे, पिछली बार तीनों हम जीते थे 5 साल पहले, लेकिन नेशनली हम लोग नहीं उसको कर पाए थे। तो हर चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, परिप्रेक्ष्य अलग होता है, नैरेटिव अलग होता है। मैं तो अपने जो भाजपा के दोस्त हैं उनसे बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं है, वो कुछ भी कहें सिराखों पर। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए हैं, विपक्ष होने के नाते क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनको ये याद दिलाएं कि उनको 15 लाख रुपए खाते में जमा करने हैं, 2 करोड़ रोजगार लाने हैं, किसानों की इनकम दुगनी करनी थी। ये सब उन्होंने उन्हीं के श्रीमुख से निकली हुई चीजें हैं। क्या हम ये भी नहीं बताएं? यदि चुनाव जीतना केवल बैरोमीटर है तो क्या फिर अब उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं? क्या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के नेता के एड ने एक आदिवासी के सर पे मूता था तो वो ठीक हो गया क्या चुनाव जीतने से? तो ये सब बातें जो है ना, इस तरह से एनालिसिस मत करिए। ये आप एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप जीते बधाई हो, आपने जो वादे किए हैं लाडली बहना से किया, आपने बोला कि मोदी की गारंटी की भाषा आप बोलने लगे, जन कल्याण की भाषा आप बोलने लगे, आपको बधाई हो। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हर चुनाव में मैं रोक रहा हूं, बड़ी दिलचस्प बात है जो आज बहुत संसद में था। तो सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात की थी, क्योंकि आपने लाडली योजना, आप ही के पास अंशुल कहीं नहीं जा रहा हूं, आपके ही पास आज संसद में बहुत सारे लोगों से बात हुई, जरा फैक्चुअली अगर थोड़ा और करेक्ट कर दीजिएगा जो, क्योंकि आप कह रहे हैं रेवड़ी कल्चर है, ये दिया कहा साहब, लाडली योजना का जो ब्लूप्रिंट था वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, वो बीजेपी का ब्लूप्रिंट नहीं था, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। कहा हम आएंगे तो ये देंगे, आचार संहिता लगी नहीं थी, शिवराज जी ने उस ब्लूप्रिंट को लेकर तुरंत अकाउंट में पैसे भेज दिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने बहुत जल्दी टेक ऑफ कर लिया और सैचुरेशन पॉइंट पे आप मध्य प्रदेश में पहुंच गए थे चुनाव से बहुत पहले? जो बीत गई सो बात गई। हम तो बहुत खुश हैं कि हमारी कॉपी करके उन्होंने जन कल्याण की बात तो करी, उन्होंने हमारे को हराने के लिए सही। यदि मध्य प्रदेश की महिलाओं को 3000 रुपए मिलता है तो स्वागत योग्य है। हम तो कहते हैं कि आप सिलेंडर 500 रुपए करिए, जैसे कांग्रेस कर रही थी, जैसे कांग्रेस बोल रही थी कि 100 यूनिट बिजली माफ करिए किसानों को राहत दीजिए और राज करिए ना। हम जनता के मुद्दे की बात करते हैं। आप बोले थे 3 किसान कानून लाएंगे, उससे दुगनी करेंगे, फिर आपने वो कानून वापस ले लिए। क्यों ले लिए यदि इतने जन कल्याणकारी थे? तो कहने का मतलब यही है,
हर चुनाव अलग होता है। पार्लियामेंट्री चुनाव में हम आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को लेके जाएंगे। कास्ट सेंसस पे क्या पोजीशन है बीजेपी की, वो क्लियर करे। क्या आर्थिक न्याय के जो हमारे वादे हैं वो क्या आगे लेके जाएंगे? क्या वो हर स्टेट में सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, या फिर जैसा कि उन्होंने किया कि चुनाव खत्म होते ही सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया? क्या ऐसे करेंगे? क्या अडानी के करप्शन पे एक्शन होगा कि नहीं होगा? करप्शन की बात करते हैं तो क्या अब अजीत पवार करप्ट है कि नहीं है? ये क्या मुद्दे केवल चुनावी जीत हार से खत्म हो जाते हैं? राजनीति में एक समय में बीजेपी 3 सीट पे आ गई थी। शिवम एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर वंदना के पास खत्म नहीं हो जाती सर। शिवम, विनम्रता जीत हार कह रहे हैं अपनी जगह है, थैंक यू। अंशुल कह रहे हैं जीत हार अपनी जगह है, जो मुद्दे हैं वो तो सामने खड़े हैं जिस पर कांग्रेस कह रही है हम लड़ेंगे। देखिए, कांग्रेस का नेतृत्व कितना कमजोर है, उनकी जो पॉलिसीज थी उनको कुछ है कि चलिए कम से कम इन्होंने वेलफेयर की बात तो की, महिलाओं की बात तो की। मतलब हम विकास कर ही नहीं रहे थे, सरकार हमारी बारंबार वैसे ही रिपीट हो रही है। 14 में जब आए, 19 में जब आए, उत्तर प्रदेश में जब 2 बार आए, तो मतलब हम तो बीच में ना प्लीज, तो मतलब हम तो विकास कर ही नहीं रहे थे। देश की जनता, प्लीज बीच में मत बोले ना, देश की जनता और प्रदेशों की जनता को मूर्ख समझना बंद कीजिए। प्रॉब्लम कहीं और है, जिसको नहीं देखना है आपको मत देखिए। भाई मैं आपसे मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं आपसे, आप एक ऐसी लीडरशिप के अंडर में काम करते हैं जो सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं है। आप एक ऐसी लीडरशिप के अंतर्गत काम करते हैं जो 52 में से 44 चुनाव हारी हुई है। एक ऐसी लीडरशिप के साथ काम करते हैं जिसको मुझे जवाब रैली कराना पसंद नहीं करते अपने राज्य में। और अंत में मैं एक चीज और कहना, प्लीज बीच में मत बोलिए, आप इतनी बार बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोला। फिर मैं एक और चीज और कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। आप जिसको आंखें ना हो सकता तो आंखें देकर दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो आंखें ना होने की एक्टिंग कर रहे हैं या अंधे होने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो कभी देखना नहीं चाहेंगे। और एक और चीज मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा, बिल्कुल आपको हर एक मुद्दा उठाने का अधिकार है, जो हमने वादे किए उनको उठाने का, क्रिटिसिज्म करने का अधिकार है, और उसको जनता में भी लेकर जाने का अधिकार है। आप लेकर गए, लेकिन जनता ने आपका एक भी आरोप नहीं माना। अगर माना होता तो कहीं ना कहीं ये राज्यों के नतीजे जो हैं कुछ और होते। अब इन्होंने कहा कि इसका 2024 पर कोई फर्क नहीं होगा। बड़ी क्लियर सी बात, राज्यों के चुनाव में अगर ये हाल है तो सोचिए केंद्र में क्या होगा। लगातार ये कहा जाता है और विपक्ष पार्टी भी मानती है बात को, तो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। एक बार नाइट के पास चेहरा नहीं है, उसके बाद आपके पास। सोचिए कि राज्यों में अगर ये हाल है तो केंद्र में, क्योंकि मेरी पार्टी से बोला गया, मुझे भी समय दीजिएगा। मैं आ रहा हूं शुला, एक बार नाइट के पास। नाइट, बीजेपी कह रही गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी। अगर किसी व्यक्ति की गारंटी पर जनता को भरोसा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, बीजेपी कह रही है। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। अब उनका तो नाम ही छलिया, वो तो खुद बताते हैं मंचों से कि छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। तो छलने की बातें करते हैं, छलावा करते हैं। अगर उन्हीं की गारंटी, तो मिजोरम में क्या हुआ? मिजोरम तो गई नहीं, मिजोरम तो भाजपा गई नहीं, खुद मोदी जी नहीं गए। डर रहे थे क्योंकि वहां के लोग जो आक्रोशित थे। मणिपुर में जो जघन्य अपराध हुआ महिलाओं के साथ, जिस प्रकार से नग्न परेड कराया, और जो इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, अब मेरे बीच में कोई ना बोले, इतनी बड़ी घटना, वहां गए नहीं। और फिर हुआ कि शाहजी जाएंगे वहां पर, तो शाहजी भी नहीं गए, केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली। तो मिजोरम की तो एकदम चर्चा ही नहीं हो रही। मिजोरम से तो टोटली वॉश आउट हो गई है बीजेपी, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहे। अभी बात हो रही थी कि 2024 के खुद बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता अनेकों चैनलों पर आप देखिएगा कह रहे थे पहले कि मैनपुरी और जालंधर का जो लोकसभा का उपचुनाव है वो दरअसल 2024 का लिटमस टेस्ट है। चुनाव होने से पहले ये बात कह रहे थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा का उपचुनाव का रिजल्ट आया, मैनपुरी में लगभग 3 लाख वोटों से हारे और जालंधर में तो ये चौथे पोजीशन पर पहुंच गए, बीएसपी के भी पीछे चले गए। तब फिर ये कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये लिटमस टेस्ट नहीं है। अब कर्नाटक चुनाव जो हो रहा है वो लिटमस टेस्ट है। फिर लिटमस, जैसे कर्नाटक चुनाव हारे तो बोलने लगे ये विधानसभा चुनाव अलग होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है। अभी मैथमेटिक्स की बातें कर रहे थे, केमिस्ट्री की बातें कर रहे थे। अरे भाई, संख्या बल मैथमेटिक्स होती है बीजेपी पॉलिटिक्स में, संख्या बल के आधार पर जो सत्ता में आते हैं लोग। और केमिस्ट्री की बात करें तो सेमीफाइनल है कि नहीं, आपने इस पर सवाल खड़ा किया है, कहा ये और चुनाव लगे। आ रहा हूं, एक बार आम आदमी पार्टी प्रवक्ता वंदना के पास। वंदना, जो अपोजिशन की यूनिटी है उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही थी, समाजवादी पार्टी ने भी कंटेस्ट किया, बीएसपी भी लगभग 2% वोट शेयर ले गई है राजस्थान में। और अगर आप 41 के हिसाब से जोड़ेंगे तो लगभग वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस का बराबर है।
और 2% वोट बैंक बीएसपी जा रही है, उसके कई इंडिपेंडेंट्स हैं, कई रेबल्स हैं, तो इसका नुकसान भी ऑपोजिशन ब्लॉक को हुआ है। मुझे लगता है ये मीटिंग में शायद डिस्कस भी होगा। देखिए, इसमें तो सीधा सीधा ये है कि जैसे कि अभी बताए थे कि कोई ये जो लोकसभा का इलेक्शन है ये देश को बचाने के लिए किया जाएगा। 3 राज्य जीत लेना 2024 के इलेक्शन को निर्धारित नहीं करता है। 2018 में यदि आपको तो कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ लेकर आई थी, लेकिन 2019 की लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में आई। तो अब ये बात कहना, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन हम विधानसभा से नहीं जोड़ सकते, ये विधानसभा के इलेक्शन शुरू से ही तय था, सारी पार्टियां अपने आप लड़ेंगी। और जब अलायंस बना तो अलायंस लोकसभा के इलेक्शन के लिए बना है, और लोकसभा का ये जो अलायंस है, अलायंस का मकसद ही इस बीजेपी जो भ्रष्टाचार करती आ रही है उससे देश को बचाना है, और उसका इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में साफ साफ दिखाई देगा। ये जो 3 राज्यों के इलेक्शन के हम जीत के हम बार बार बात कर रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कर रही है कि 2024 के ये रिफ्लेक्ट करता है, कैसे करता है? फिर ये तेलंगाना की बात क्यों नहीं करते हैं? फिर ये कर्नाटका की बात क्यों नहीं करते हैं? फिर वहां पे विश्वगुरु मोदी जी के चेहरे का जादू क्यों नहीं चला? फिर वहां की जनता ने क्यों उनको जवाब दिया? तो हम 2024 के इलेक्शन को इससे कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं? अभी तो अलायंस में अभी तो सारी चीजें डिसाइड होनी है, सारी पार्टी डिसीजंस लेगी इसके अंदर, तो फिर पता चलेगा कि आखिर भारत को ये बीजेपी मुक्त करना कैसे है। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन जो है ये विधानसभा के इलेक्शन से बहुत बहुत डिफरेंट होगा, और विधानसभा के इलेक्शन में शुरू से ये तय था कि सारी पार्टियां खुद इलेक्शन लड़ेंगी। तो इसको हम इसमें 2024 के इलेक्शन से बिल्कुल भी कहीं कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक सवाल अंशुल आपसे और है। आवाज नहीं आ रही आपकी। अंशुल, आवाज मिली आपको मेरी? हाँ, अब आ रही है। ठीक है, एक और बड़ा मुद्दा था जो बीजेपी ने कहा, और वो नकारात्मक साइड का है, उस पर मैं आपकी राय जानता हूं। कई बार चाहे वो यूपी विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, कई मुद्दों पर पर्सनल अटैक कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर किया, वो हमेशा बैकफायर किया। इस बार भी बीजेपी कह रही कि और आप प्रधानमंत्री पर निजी हमले करिए, देख लीजिए रिजल्ट क्या होगा। देखिए, ऐसा है कि ये सब बातें उनको शोभा देती है जो खुद मर्यादा में रहे। जो किसी की धर्मपत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड अपनी भाषण में बोले, उसके बाद फिर जो है बड़े बड़े जो है नैतिक भाषण दे, वो शोभा नहीं देता। मेरा ये मानना है कि मेरे दोस्त अभी बोल रहे थे कि ये तो चुनाव हारते हैं, ये कैसी पार्टी है। ये शायद से खुद की पार्टी के इतिहास को नहीं जानते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी एक साइकिल पे चलते थे और लगातार चुनाव हारते हारते आज उन्होंने भाजपा बनाई। ये लोग जो नए लोग आए हैं अभी 2014 से चुनाव देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और बाकी सब हार रहे हैं। देखिए, मैं भी मानता हूं कि भारत अखंड है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक, तो वहीं भारत के लोगों ने मद्रास, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना में आपको रिजेक्ट किया है, तो उसको भी तो मानिए। मेरा मानना ये है। और दूसरी बात, चुनाव जीत जाते हैं, अच्छी बात है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, उसमें कार्यकर्ताओं का परिश्रम रहता है, नेताओं की मेहनत रहती है, लेकिन उससे मुद्दे और सच झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता, महंगी चीजें सस्ती नहीं हो जाती हैं। 100 रुपए यदि लीटर आप पेट्रोल दे रहे हैं, जनता विरोधी है वो, तो हम उसको बोलेंगे। यदि आप मध्य प्रदेश में आपके नेता के एड यदि आदिवासी पे पेशाब करेंगे तो हम उसका प्रतिरोध करेंगे। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। नहीं बोलेंगे कि वो ठीक है। तो चुनाव को लेकर इतना एरोगेंस बताइए। जनता के मुद्दे हैं सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के, उसको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। और 2024 का चुनाव जैसे 2019 के चुनाव का फर्क नहीं पड़ा था 2018 के रिजल्ट से, वैसे ही ये जो स्टेट के चुनाव हैं उससे पार्लियामेंट में फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम तीनों चुनाव जीत जाते यदि कांग्रेस के, तो क्या मेरा दोस्त मान जाता कि हम लोग पार्लियामेंट जीत रहे हैं? ये तो नैरेटिव बिल्डिंग की बातें हैं। आप मुझे बताइए, महंगाई कम होगी, किसानों की आय दुगनी होगी, ये मुद्दे हैं। दोस्त, मेरा नाम श्रवण त्यागी है, बोलने दीजिए मुझे। देखिए, पहली बात, हमने बात नहीं की, जो चुनाव हुए प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और नेता भारतीय जनता पार्टी के चैनलों पर आकर एक एक व्यक्ति ने जवाब दिया। जब हम कर्नाटका हारे हम ग्रेसफुली आए, हमने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं। जब हम हिमाचल हारे हमने कहा हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। आपके सामने बैठा हूं और आपके आंखों में आंखें मिलाकर कह रहा हूं कि हाँ, हम तेलंगाना में सरकार नहीं बना पाए, हमारा वोट शेयर बेहतर हो। आपकी तरह नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए, है ना, हम आपकी तरह नहीं करते। कोई एक नेता बताइए भारतीय जनता पार्टी का जिसने ये कह दिया कर्नाटक हारने के बाद ईवीएम की वजह से हारे हैं। एक नेता बताइए जिसने ये कहा हिमाचल के बाद हारने के बाद हम ईवीएम की वजह से हारे हैं। कोई एक नेता बताइए। हमने तो नहीं कहा था। प्लीज आप बीच में मत बोलिए ना, रिक्वेस्ट है आपसे। और रही बात चुनाव, बीच में मत बोलिए। रही बात चुनाव,
में मत बोलिए ना प्लीज, क्या फायदा। भाई मैं बीच में बोला कर्नाटक आपके। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश अब जब ये आप दूसरा हारे बोल तो रहा है। आपने रजत कहा जी, कि आप देख रहे हैं चुनाव का नहीं, एक बार उनको कंप्लीट कर लीजिए। आप बोलो, आपकी ऑडियो जाएगी। शिवम, आपने कहा कि नहीं देख विधानसभा नेट, चुनाव का असर नहीं लोकसभा चुनाव पीसीआर पर एक बार नहीं नाइट होगा। को म्यूट कर दीजिए। आपके सारे बोलिए शिवम, आप प्रवक्ताओं बोलिए। के साथ अनुज ने थैंक कहा। यू। अब इसके आगे की बात बताते हैं। जहां तक आपने चुनाव हारने की बात कही, बिल्कुल मैंने नहीं कहा है हमसे ज्यादा कौन हारेगा भाई। जनसंघ के जमाने से, भारतीय जनता पार्टी के जमाने से हमसे ज्यादा चुनाव किसने हारे, सबसे ज्यादा हमने हारे हैं। लेकिन लीडरशिप लगातार परिवर्तित होती रही, बदलती रही, चीजों का कंट्रोल एक आदमी एक परिवार के हाथ में नहीं रहा, लगातार परिवर्तन हुए। हमसे पूछ रहे हैं आप, जिन्होंने तीन दिन बिना खाना खाए इस पार्टी को बनाया, 1-1 रुपए की ट्यूशन से पार्टी बनी, मुझे मत बताइए मेरी पार्टी का इतिहास। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि हम एक आदमी और एक परिवार पर आकर रुक नहीं गए। ठीक है, ये एक लंबी बहस है और इंतजार करना पड़ेगा 24 के चुनाव का कि क्या कोई इंपैक्ट होता है। फिलहाल बीजेपी के पास एक सशक्त मैंडेट मिला है, बीजेपी फ्रंट फुट पर है और विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि अगर उसको गेम में वापसी करनी है तो शायद मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।